हाँ तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू पूर्णवती विद्या विहार कक्षा 9 हिंदी मीडियम विषय विज्ञान। लेसन आपका चल रहा था जैवों में विविधता। तो अपने यहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से नेक्स्ट जहाँ से कल पूरा हुआ उसके आगे से पढ़ेंगे हम। एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिका क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते, उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं भिन्न होती हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोशिका युक्त कोशिकाओं में बहुकोषीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो सकते हैं। इसलिए केंद्रीय वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं, फिर एक साथ समूह में पाई जाती हैं, अभिज समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। इसके परिणाम स्वरूप एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में यानी उनकी बनावट में आवश्यक भिन्नता दिखाई देगी। जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर तक होता है, उसी तरह से जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है। शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन से हैं, तो इस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है। पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। देखिए, जो अपने वनस्पति होती पौधे, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं तो वो भोजन बाहर से ग्रहण करते हैं। तो उन दोनों में भिन्नता होती है। यही लक्षण है वर्गीकरण के दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूह का विभाजन आधार बनाते हैं। तो देखिए, जीवों की वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसकी कोशिका और उसकी संरचना। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए क्या हो सकता है? मन लक्षण को आधार बनाएगा, या किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं अंदर से पैराग्राफ के अंदर। 7.2 में देखिए, वर्गीकरण और जैव विकास कि अब किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों को वर्गीकरण किया गया है। सभी जीवधारियों को उनके शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। अपने जैसे कि गाय है, उसके 4 पैर हैं, और उसकी शारीरिक रचना, जीवधारियों की शारीरिक की बनावट, उसके आधार पर हम पहचान जाते हैं कि ये कौन सा प्राणी है। तो और उनके वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इस समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है, तो शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तन प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में, शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया है। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम
और निम्न जीव कहते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नति और उच्च कोटि के जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी भिन्नताओं से ठीक से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम उनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का उपयोग कर सकते हैं। विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों का अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आया आपका, आदिम जीव किसे कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं। अब देखिए, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अब विभिन्न प्रकार के जो आएंगे वर्गीकरण के अंदर जातियाँ विभिन्न प्रकार की। तो अर्नस्ट हैकल 1894, रॉबर्ट वेट हैकर 1969 और कार्ल वोस ने 1977 नामक जैव वैज्ञानिक ने सारे सजीवों को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। प्रस्तुतीकरण वर्गीकरण में 5 जगत हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये समूह कोशिकाएं संरचना, पोषण के स्रोत और तरीका तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। ओस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में बांट दिया है, जो प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि आपको बताया गया है, जीवों में विभिन्नता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाए जाने वाली विविधता से है। ये शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इशारा करता है। विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विभिन्नता भूमि, जल, जलवायु कई चीज़ों से प्रभावित होती है। अब एक मोटे अनुमान में मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियां को ही जानकारी है। रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है, वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। ये क्षेत्र मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ देशों जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मोस्का, जारे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया में केंद्रित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का पाठ हम आपको फिर बताएंगे जितना रह गया है। इसका जितना पैराग्राफ हमने समझाया है, जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, उनको प्रश्नों के उत्तर आपको छांटने हैं और आपको लिखने हैं और पाठ को भी पढ़ना है कि जगत, किंगडम, फाइलम, जंतु, डिवीज़न, ये आपको सारणी बना के दी गई है। इस प्रकार वर्गीकरण के प्रक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए हम वर्गीकरण को आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है, अतः इन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे। एक जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती तथा जनन कर सकते हैं। वर्गीकरण की 5 मुख्य विशेषताएं हैं। तो बाकी का यहाँ से मोनेरा से कल पढ़ेंगे। जितना हो गया इसको वापस एक बार पढ़िए और अंदर जो ब्लूप्रिंट में प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों को छांटने की कोशिश करिए, उनको छांटिए और स्वयं पढ़िए।